जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम उपस्थित हुए हैं एक नए अध्याय को प्रारंभ करने के लिए। अध्याय है 5 जिसका नाम है विधायिका। देखिए, ये अध्याय भारतीय राजनीति को समझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार से होता है और वो हमारे लिए किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय आपकी विधायिका के बारे में समझाने आया है। ये अध्याय अगर आप समझ लेंगे तो आप भारत की संसद की भूमिका समझ पाएंगे कि भारत की संसद की क्या भूमिका है भारत के राजनीति में, और जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उनकी क्या भूमिका है देश में। ये बात आप बखूबी समझ जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आप सब जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमने कौन सी प्रणाली अपनाई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली अपनाई है। तो संसदीय प्रणाली होने के कारण हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर देश के शासन को संचालित करने का काम करते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं हमारा देश एक संघीय देश है और संघीय देश होने के नाते हमारे देश में सत्ता के 2 स्तर है, एक है केंद्रीय स्तर और एक है राज्य स्तर। आप सब जानते हैं भारत की राजनीति का केंद्र, भारतीय राजनीति का केंद्र, भारतीय राजनीति के लोकतंत्र का मंदिर भारतीय संसद को माना जाता है। और भारतीय संसद में 2 सदन हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। देखिए, लोकसभा जो है वो वास्तविक संसद है, वहीं से देश को वास्तविक रूप से संचालित किया जाता है और इसमें बैठने वाले सांसदों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से किन सांसदों का चयन करती है? लोकसभा में बैठने वाले सांसदों का। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस सदन के सदस्य हैं? लोकसभा सदन के। और उनका संसदीय क्षेत्र क्या है? वाराणसी। वो वाराणसी से सांसद हैं। तो चलिए हम समझते हैं विधायिका को और भारत की राजनीति को। आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप भारत की राजनीति पर आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी। पिछले अध्याय में मैंने आपको भारत की राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बारे में विस्तार से समझा दिया है और वो अध्याय भी आपकी राजनीति को परिपक्व करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप समझेंगे कि आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका में किस प्रकार से इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और परिचय से प्रारंभ करते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन बातों को समझेंगे और हमारा क्या उद्देश्य होगा इस चैप्टर को पढ़ने का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आपने जान लिया है कि चुनाव का महत्व क्या है और हमने हमारे देश में किस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होता है, ये भी आप बखूबी जान गए हैं। क्या है प्रक्रिया हमारे देश की चुनाव की? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत हमारे देश में चुनाव होता है। और जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अपने क्षेत्र में जो अधिक वोट प्राप्त करता है वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। आगे सुनिए। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी
होगी। तो ये चैप्टर आपको उन विधायकों और सांसदों के महत्व को बताने के लिए आई है जिनको आप चुनकर अपने देश को संचालित करने के लिए संसद या विधानसभाओं में भेजते हैं। वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका क्या काम है, उनका क्या कर्तव्य है, ये सारी बातें आप इस चैप्टर में बखूबी समझेंगे। ये चैप्टर आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जिन विधायकों को आपने भेजा है उनका क्या काम है आपके लिए और उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है आपके प्रति, ये आप समझ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इनमें हम क्या क्या। पहले तो हम ये समझेंगे विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियां क्या है, कानून कैसे बनता है, और ये समझेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। यहाँ जो कार्यपालिका है आप ये जान लीजिए वो कौन सी कार्यपालिका है, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है और संसद फिर अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। इन सारे विषयों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इन 5 विषयों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे इस अध्याय में। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने अध्याय को और समझते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए। क्या बिना संसद के हमारा देश संचालित नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन जैसे भगवान को पूजने के लिए एक स्थान चाहिए, ईश्वर को पूजने के लिए एक स्थान चाहिए, वैसे ही लोकतंत्र को भी संचालित करने के लिए एक स्थान चाहिए और उसी स्थान को हमने संसद के रूप में प्राप्त किया है। संसद वो स्थान है जहां से हम अपने देश के निर्माण की रूपरेखा की नीतियां निर्मित करते हैं। तो क्यों चाहिए संसद, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, ये सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। ये जो विधायिका है सिर्फ इसका काम कानून बनाना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे काम है, और भी बहुत सारे काम है। वो क्या काम है हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता चलेगा। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में इसे कानून बनाना भी एक काम है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य इसका कानून बनाना भी है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। यह सभी लोकतांत्रिक और आपकी राजनीतिक प्रक्रियाएं, जितनी भी लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये उसका केंद्र बिंदु है। यहीं से आपकी सारी की सारी लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं और होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एपिसेंटर है। जैसे अब भाई हर जगह तो खाना नहीं बन सकता ना, खाना बनने का भी एक स्थान है, वो क्या है आपका किचन। किचन में सिर्फ खाना ही तो नहीं बनता ना, और भी चीजें आपका आपके किचन का सामान भी रखा होता है। आपके घर का वो सबसे पवित्र स्थान होता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर अपने लिए आहार तैयार करते हैं और आहार आपके जीवन में क्या है, वो आपके जीवन की ईंधन है, आपके जीवन का ईंधन है। देखो किसी भी गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसका, इंजन। इंजन क्यों? क्योंकि इंजन से ही पूरा का पूरा पूरी की पूरी गाड़ी चलती है। तो उसी प्रकार से इंजन चलता किससे, ईंधन से, और जब तक ईंधन नहीं डलेगा तब तक तो इंजन चलेगा ही नहीं। तो वैसे ही हमारे देश की संसद जो है वो हमारे देश का ईंधन डालने वाली टंकी है, जहां हम अपना ईंधन डालते हैं और अपने देश को चलाने के लिए नीतियां गढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? वो हमारे ईंधन डालने वाली टंकी है जहां हमारे देश का ईंधन कलेक्ट होता है और उससे देश को चलाने वाली गतिविधियों को प्रारंभ किया जाता है। ठीक, आगे सुनिए आप। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल
वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र रह सकता है। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि एक विपक्ष लोकतंत्र की जड़ है। विपक्ष भी लोकतंत्र की जड़ है। अगर पक्ष को कोई टक्कर देने वाला नहीं है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके पास विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। संसद वो स्थल है जहां आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दें। उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि ये उनका परम कर्तव्य है। ये उनका परम कर्तव्य है, उनका ये दायित्व है कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें और आपको अपने उत्तरों से संतुष्ट करें। ये उनका काम है। हमारा काम है उनसे सवाल करना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें सरकार के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? वो काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना। तो हमें नहीं पता होना चाहिए कि वो काम क्यों हो रहा है, उससे हमें क्या फायदा होगा। हमारा काम है नहीं पूछना। अगर आप मेरे लिए कर रहे हैं काम और मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि ये मेरे लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा, तो उस काम का कोई महत्व है? आप मेरे लिए कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन आप मेरे साइज का ही नहीं बनाएंगे तो मेरे लिए फायदेमंद होगा? वो फायदेमंद तो तब होगा जब आप मेरे साइज का, मुझसे मेरी पसंद का काम करेंगे ना। बिना आपका मन करा, आपने मेरे लिए ब्लू कलर की शर्ट बना दी, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं लूंगा। भाई, लोकतंत्र का मतलब है जनता की पसंद की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं हो रही है लोकतंत्र में, तो इसका मतलब वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। तानाशाही और लोकतंत्र में एक ही अंतर है कि वहां जनता की पसंद होती है लोकतंत्र में, और तानाशाही में एक व्यक्ति का आदेश होता है। आदेश और पसंद में अंतर होता है। अब कभी कभी घर में हमें मम्मी की पसंद का खाना खाना पड़ता है, कभी कभी हम अपनी पसंद का आदेश। मम्मी की जब पसंद का हम खाना खाते हैं तो आदेश से खाते हैं, इच्छा से नहीं खाते। और जब हम अपनी पसंद का खाते हैं तो वो हम अपनी इच्छा से खाते हैं। तो इच्छा का अंतर है, बस समझ में नहीं बात। तो यही लोकतंत्र में भी बात है। लोकतंत्र में भी बात यही है। और संसद वो स्थान है जहां हम अपने इन सांसदों से, विधायकों से प्रश्न पूछते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। और ये प्रश्न पूछने का काम हमारा विपक्ष करता है हमारे लिए कि आप हमारे देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। तो जितना जरूरी पक्ष है, जितना मजबूत पक्ष होना जरूरी है, उतना ही मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है एक देश के लिए। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें जो अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक संख्या पाता है वो जीतता है एक निर्वाचन क्षेत्र, ना कि एक बहुमत वाली जनता उसे जिताती है। उसे सिर्फ एक समूह जिता देता है और वो उसी समूह के बल पर उस पूरे 100% जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। 30% जनता के सहयोग से वो 100% जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप समझ चुकी हैं बहुत अच्छे से। हमारे चुनाव सिस्टम की ये एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर आपको 100 में से 30% लोगों का समर्थन मिल गया
तो आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं, क्योंकि आपके विपक्ष होता है, आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, और आपके प्रतिद्वंदी जब वोटों को बांट लेते हैं आपस में, तो वोट परसेंटेज कम हो जाता है जीतने के लिए आपके लिए, और आप आसानी से विजयी बन जाते हैं। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र की एक छोटी सी खामी है, लेकिन इस खामी को दूर करने के लिए हमारे देश की जनता को अवेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे देश की जनता इस सिस्टम को सही ढंग से समझेगी नहीं, तब तक वो सही ढंग से चुनाव ही नहीं कर पाएगी। उसे अगर चुनाव करने का सही तरीका जब तक पता नहीं चल पाएगा, तब तक वो सही ढंग से चुनाव नहीं कर पाएगी। ये बात हमें बखूबी तौर पर समझना पड़ेगा और अपनी जनता को भी समझाना पड़ेगा, और इस संसद में उन्हीं लोगों को भेजना है जो सच में प्रतिनिधित्व करने के योग्य हैं, जो सच में जनता का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हैं। तो अब आपको समझ में आ गई संसद क्यों चाहिए आपको। जिस प्रकार से भगवान को पूजने के लिए आपको मंदिर चाहिए, उसी प्रकार से देश के लोकतंत्र को संचालित करने के लिए आपको संसद चाहिए। आगे सुनिए। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसद का हश्र हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। आप ये जान चुकी हैं, जो आपकी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में लोग बैठे हैं, उनको उस जगह पहुंचने के लिए विधायिका में ही क्या चाहिए? बहुमत। बिना विधायिका, बिना संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करे, वो कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। तो कितना भी हो, संसद अपना महत्व नहीं खो सकती है। एक लोकतांत्रिक समाज में संसद का वही महत्व है जो महत्व हमारे घर में हमारी माताश्री का होता है। कहने के लिए बहुत से लोग कहते हैं, बहुत कहा जाता है कि मम्मी तो कुछ नहीं करती, लेकिन मम्मी जितना करती है ना, उतना कोई नहीं करता। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो आर्थिक तौर पर हमारे लिए कुछ काम करे या ना करे, लेकिन जितना वो हमारे लिए भरण पोषण का काम करती है, हमारी देख रेख करती है, उतनी देख रेख कोई भी नहीं करता है। तो जो भारतीय राजनीति में जो भूमिका मम्मी की है, वही भूमिका भारतीय राजनीति में संसद की है। वही भूमिका भारतीय राजनीति में संसद की है। दिखता नहीं है लोगों को कि संसद में तो सिर्फ बहस होती है, कानून भी कहाँ बनता है? राजनीतिक कार्यपालिका सब तय कर लेती है, उसके बाद उसे संसद में पेश करके बहुमत होता है तो सिद्ध करके निकल जाती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि वही संसद है जहां पर उन कानूनों पर बहस भी होती है, उन कानूनों पर सही सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन आज की जो सरकार है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है और वो किसी को सब प्रश्न पूछने ही नहीं देती। ये बड़ी गड़बड़ी की बात है और हमारी जनता भी बस देखती रहती है, और ये बहुत ही खराब चीज है। एक लोकतांत्रिक समाज में विपक्ष को उनके प्रश्न पूछने देने चाहिए, और पक्ष का ये कर्तव्य है कि वो विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर दे। अभी आप जब पढ़ेंगे ना संसद को, तो संसद के ये प्रमुख कर्तव्य हैं, संसद में ये काम सारे होने चाहिए। तो आप समझ गए ना संसद क्यों है। तो आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका के पास जब अपार बहुमत होता है तो वो विधायिका को उतना महत्व नहीं देती। ये सत्य भी है, ये मैं झुठलाऊंगा भी नहीं। आज की सरकार कुछ ऐसी है कि जो उनके पास विधायिका में बहुत अपार बहुमत है, 318 का बहुमत है, उनके 318 सांसद जीते हुए हैं, तो उनको संसद में कोई भी विधेयक पास कराने में ज्यादा समस्या नहीं आती। तो वो पहले से ही पूरी रूपरेखा तैयार करके आते हैं विधायिका में, और अपना जो भी कानून होता है उसे पास करके चले जाते हैं, और उस पर ज्यादा बहस सवाल नहीं होता है, जो कि बहुत ही गलत है।
ये जो 318 भाजपा के सांसद हैं, इनका भी तो कर्तव्य है ना कि अपनी सरकार से सवाल करें, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी के पक्ष में रहने के कारण ये सवाल ही करना भूल जाते हैं कि इनको जनता ने भेजा है, इनकी कर्तव्य निष्ठा जनता के प्रति है, ना कि पार्टी के प्रति। लेकिन ये लोग पार्टी से प्रेम करने लगते हैं और ये हमारे देश की सबसे बड़ी खामी है, हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि जो भी पार्टी, जिस पार्टी के सांसद जीतते हैं वो अपनी पार्टी के वफादार बन जाते हैं, ना कि देश की जनता के। और इनकी वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? देश की जनता के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति। लेकिन ये लोग अपने क्षेत्र की जनता के प्रति वफादारी न निभाकर अपनी पार्टी के प्रति वफादारी निभाते हैं, जो कि सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है, जो कि सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र के पक्ष में यही है कि आप भी प्रश्न पूछें अपनी ही सरकार से, अपनी ही सरकार से, लेकिन ये लोग नहीं पूछते हैं। इनका भी तो काम है ना भाई, ये भी तो सांसद है, इनको भी तो प्रश्न पूछना चाहिए ना अपनी राजनीतिक कार्यपालिका वाली सरकार से, लेकिन ये लोग नहीं पूछते, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है, सबको सामना करना पड़ता है, सबको सवाल संसद में सबको जवाब सवाल देने पड़ते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आपको विपक्ष के सवालों का उत्तर तो देना ही होगा। अभी फिर संसद बुलाई गई है ना, अभी चलने वाली है कुछ दिनों में संसद फिर से, तो सुनना ध्यान से, देखना कि क्या होता है संसद का काम। यह हमें संसद के लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच, अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है, और फिर इसके पास सरकार का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति है। सरकार यहीं से बनती है और यहीं उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। मोदी जी तभी तक प्रधानमंत्री हैं जब तक उनके पास संसद में क्या है? बहुमत है। जिस दिन उनका संसद में बहुमत गया, उनके सांसदों ने कहा कि हम इन्हें अपना नेता नहीं मानते, उस दिन उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। तो इसलिए संसद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही सरकार बनाती है, यही सरकार बनाती है और यही सरकार चलाती है। ये वो स्थान है जहां इस बहुमत में बैठी राजनीतिक कार्यपालिका को भी अपने कामों का सवाल पे जवाब देना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम इसको और विस्तार से आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।